हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का टारगेट फिर थोड़ा सा टफ ऑल्दो हैं तो ये रट्टे वाले चैप्टर्स, लेकिन इसमें हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। दो चैप्टर्स आज का टारगेट है। कौन कौन से दो चैप्टर्स? 16 और 18। इसमें दो दो लॉज मौजूद है। 16 के दो लॉ सामने लिखे हुए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, और 18 के अंदर हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं। तो ये तकरीबन 4 लॉज हैं जो हमारा आज का टारगेट है, और जाहिर है जुमे की वजह से थोड़ा सा हम एंडिंग टाइम पे भी जरा ज्यादा रिजिड रहने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर 16, 17, 18 ये मेनली क्रैमिंग बेस्ड है और इसमें सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। तो ऑल्दो मैं इसमें लॉजिक बताने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आपने अल्टीमेटली चीजों को याद करने की तरफ ज्यादा जोर देना है, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो याददाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं ज्यादा। मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी कंप्रीहेंसिव सी डेफिनेशन उन्होंने दी है। ये वन ऑफ द मोस्ट कंप्रीहेंसिव डेफिनेशंस जो हमारी किताब में मौजूद है। ये बताना ही चाह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहते हैं। होता ये है कि जब हम वर्ड मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कोई पैसे लेके भाग गया, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है किसी सियासतदान ने करप्शन कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है किसी ने काला पैसा सफेद कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है किसी ने यूके में प्रॉपर्टी ले ली, किसी ने पनामा में कंपनी बना ली, कोई लॉन्च में पैसे डाल के मुल्क से बाहर ले गया, किसी के चपरासी के पास पैसे निकल आए। तो अलग अलग तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं और हमें लगता है कि ये सब मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग काफी वास्ट लॉ है, काफी बड़ा लॉ है। मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप बहुत ज्यादा लॉस को मिला के है। मनी लॉन्ड्रिंग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी ख्वाहिश ये है कि क्रिमिनल सोर्स से जो आया हुआ पैसा है उसको जो यूज कर रहा है हम कहें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन नहीं करने को कहते, करप्शन से आए हुए पैसे को डील करने को कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क से बाहर पैसे ले जाने को नहीं कहते, गलत पैसा गलत तरीके से मुल्क से बाहर ले जाने को कहते हैं, या सही पैसा गलत तरीके से बाहर ले जाने को, या गलत पैसा सही तरीके से बाहर ले जाने को। तो जब भी एक भी गलत हो गया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होगा। तो लॉ ने फिर एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइन की है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस एक लिस्ट ऑफ ऑफेंस है, 100 से ज्यादा ऑफेंसेस हैं जिनकी लॉ ने लिस्ट बताई है अलग अलग लॉ से कि जी इनकम टैक्स के लॉ में फलाना वाला ऑफेंस, उस वाले लॉ में वो वाला, असले वाले लॉ में वो वाला ऑफेंस, किडनैपिंग फलाना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट डिफाइन की है और उन ऑफेंसेस को कहा है प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस वो जो इन्होंने डिफाइन कर दिए। उन ऑफेंसेस में से अगर कोई ऑफेंस करेगा और उससे वो कोई एसेट ड्राइव करेगा, एनी एसेट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई फिजिकल मूवेबल एसेट टाइप की चीज हो, एनी एसेट जो ड्राइव करेगा, उस एसेट को यूज करना, उसको पोजेस करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको ट्रांसफर करना, उसकी आइडेंटिटी छुपाना, उसको किसी के पास रखवा देना, ऐसा शख्स जो रखने में मदद कर रहा है, जिसने ये ऐसी कोई चीज अपने पास रखी, आपकी मदद की, सहूलतकारी की, इस सारे प्रोसेस में कोई मदद की, कोई एड प्रोवाइड की, इवन मोटिवेट किया, इन तमाम लोगों ने जो हरकत की है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अब अगर गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है कि फलाना ऑफेंस से आए हुए पैसे को डील करने का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इंटरेस्टिंगली वो वाला ऑफेंस अगर अपनी वाली अदालत में अभी तक उसका फैसला नहीं भी सुनाया गया, हमने कहा जी सियासतदान ने करप्शन की और पैसा उठा के इसने गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, तो उसकी करप्शन शायद मेन कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने कह दिया कि इस करप्शन की वजह से आया हुआ जो पैसा है ये गलत है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बन जाएगा। तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग में वो बंदा जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो भी पकड़ा जाता है, उसका सहूलतकार भी पकड़ा जाता है, उसको मशवरा देने वाला भी पकड़ा जाता है, उसको हल्का सा मोटिवेट करने वाला भी पकड़ा जाता है। तो जब भी किसी सियासतदान को अल्टीमेटली पकड़ना होता है तो आखिरी हल बचता है मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ। ओरिजिनल अदालत ने चाहे उसे माफ कर दिया हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में हम कहते हैं कि चूंकि उसने क्राइम किया था और क्राइम से आने वाले पैसे में डील किया था, तो चाहे ऑफेंस इतना छोटा ही क्यों ना हो कि जी दूसरे मुल्क में मौजूद अपने बेटे की कंपनी में जो जॉब करते हुए सैलरी नहीं ली, ऑफेंस इतना छोटा ही क्यों ना हो कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के नाम पे पाकिस्तान में आए और उसमें कहीं ना कहीं ताल्लुक बीच में निकल आता है एक सियासतदान का,
तो ये इतना वसी लॉ है कि इसमें जो है वो एक बंदा बैठ के टीवी पे बैठ के फंड रेजिंग कर रहा होता है कि आओ जी हमें पाकिस्तान के लिए पैसे चाहिए, हमें हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए, और दूसरे मुल्क से आए हुए पैसों के को वो बेस बना के कह देते हैं कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये कानून इसलिए रखा हुआ है कि जब भी किसी को पकड़ना है और कंफर्म पकड़ना है तो ये इतना बड़ा कानून है कि पाकिस्तान सारा इससे मुजरिम डिक्लेयर हो सकता है। तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन के मुताबिक अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ the person acquires, convert, possesses, use, transfer property। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एसेट? knowing कि उसे पता है जिसके बारे में, और having reason to believe। नहीं भी पता तो पता होना चाहिए। वो क्या मुझे क्या पता भाई, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको जो पैसा आ रहा है वो पैसा आ रहा है गलत बंदे का, हमें क्या पता। पाकिस्तान का पैसा था, मुल्क से बाहर पकड़ा गया और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पाकिस्तान आएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के एक ट्रस्ट के हवाले कर रही थी, और ट्रस्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी। इत्तफाकन उस ट्रस्ट के करता धरता में हमें अपना पॉलिटिकल लीडर नजर आ गया। उसके बाद उससे पूछा हाँ भाई ये क्या है, उसने कहा मुझे क्या पता। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम एक ट्रस्ट में बैठे हुए हो, उस ट्रस्ट में तुम्हारे ही अपने एक यार दोस्त का पैसा इतना सारा घूम के वहां तक पहुंच रहा है, और तुम इतने मासूम। तो फिर गवर्नमेंट इस मासूमियत को नहीं मानेगी। ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्या पता मेरे बच्चे कैसे कमा रहे हैं, मुझे क्या पता कि उन्होंने वो घर कैसे खरीदा है, मैं तो गरीब आदमी हूं। अब मेरे बच्चों ने मुझे रहने के लिए घर दिया हुआ है तो मैं वहीं पे रहूंगा ना। अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे थोड़ी पता है उसके बारे में। तो वो कहेंगे तुम्हें पता होना चाहिए था। तो ये लॉ बड़ा जालिम है, या नोइंग या हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अच्छा ये तो हो गया जो बंदा उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। दूसरा जो उसे छुपा रहा है, कंसील और डिस्गाइज द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट या ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी उसकी मूवमेंट, डिस्पोजिशन, जगह, इसको चेंज कर रहा है, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज। अगर उसे पता है और वो उसकी जगह बदल रहा है। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें जगह बदली गई है ना। पाकिस्तान के एक बंदे का पैसा पाकिस्तान में ही एक दूसरे बंदे तक पहुंचा है 4 रूट चेंज करके। किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाता है, उस मुल्क वाले केस करके उससे वो पैसा ले लेते हैं, फिर पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं ये हमारे आदमी का पैसा था, ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान को कहते हैं आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है पाकिस्तान क्यों, मैं पाकिस्तान से ज्यादा ईमानदार हूं, मैंने ये पैसा उठा के अच्छी जगह लगाना है। और सुप्रीम कोर्ट में एक ताल्लुक वाला बंदा उसकी डील करता है कि उसको उठा के एक ट्रस्ट में डाल देंगे, और ट्रस्ट ने उससे एक यूनिवर्सिटी बनानी है। तो वो यूनिवर्सिटी साफ पैसे से नहीं बन रही, पैसे की नेचर बदली गई है, बार बार बदली गई है, डिस्गाइज की गई है, और उसको खामखा एक नेक पैसा बनाया गया। ऊपर से यूनिवर्सिटी भी सीरत नबवी के लिए। तो डाका डाल के आप उससे तो नहीं कोई इस तरह से वो अच्छा काम कर सकते। तो जब इतनी ज्यादा घूम के वो हुई, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं पहुंच रही, एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास पहुंच रही है, और इत्तफाकन ट्रस्ट में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, तो फिर लोग फौरन से डर जाते हैं कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जैसे हम अक्सर केस पढ़ के कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई, बन जाती है हर तरह से। ये बड़ी वास्ट डेफिनेशन है, ये कहीं ना कहीं से पकड़ के एक बंदे को बीच में ले आते हैं। इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, साबित कैसे होगा, नियत थी या नहीं। उन्होंने कहा जो कानून शहादत का लॉ है वो जिस तरह से साबित करता है इंटेंशन, वैसे ही साबित कर लेंगे। ये नहीं हमारे सिलेबस में नहीं है, उन्होंने किसी और के ऊपर डाल दिया। तो कंसील, डिस्गाइज करे ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, फलाना फलाना फलाना, कैसी चीज की, जो नोइंग और हैविंग टू बिलीव के सच प्रॉपर्टीज प्रोसीजर ऑफ क्राइम। होल्ड करे, पोजेस करे ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज। अब किसी और ने की और किसी और ने किसी और के बिहाफ पे पकड़ा है, उसे अपने पास रखा। तो टेक्निकली अगर वो कहते हैं कि ये हमारे लीडर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसने भी तो होल्ड किया। तो फिर तो बरतानिया वाली भी गलत है। तो खैर जब मसला होगा, जब उन्हें पकड़ना होगा उन्हें पकड़ लेंगे। अभी तो फिलहाल जैसे पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए तो काफी है ना। तो किसी और के बिहाफ पे भी अगर आप पैसा होल्ड कर रहे हैं तो भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। इन तीनों एक्टिविटीज में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करें, एसोसिएट करें, कंस्पायर टू कमिट करें, आप उसमें मोटिवेट करें कमिट करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट,
कोशिश करें, एड करें, एबेट करें, फैसिलिटेट करें या काउंसल्स करें। उन्होंने मदद के सारे सिनोनिम यहां पे डाल दिए। किसी भी हवाले से सहूलतकारी करें, द कमीशन ऑफ अबव 3 एक्ट, ऊपर वाले 3 कामों में से। तो जब एक बंदा खुद यूज करेगा, किसी और को देगा, छुपाएगा, बदलेगा या इस सारे प्रोसेस में किसी किस्म की सहूलतकारी करेगा, द बंदा इज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ेगा। अगर एक बंदा ऐसा करेगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या, मैंने इस पे ट्यूटर नोट दे दिया क्योंकि किताब ने एक्सप्लेन नहीं किया था। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी प्रेडिकेट ऑफेंस से हुई है या मुल्क से बाहर कोई उसी तरह के सीरियस ऑफेंस से हुई है। प्रेडिकेट ऑफेंस एक एक्ट के एंड पे स्केड्यूल दिया हुआ है जिसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए हुए हैं। शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है। और फॉरेन सीरियस ऑफेंस तकरीबन वैसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान से बाहर हुआ। तो उस मुल्क के कानून में जो मर्जी, अगर पाकिस्तान का कानून उसे गलत मानता है तो भले बर्तानिया से घूम के आए, हम पाकिस्तान में कहेंगे कि वो गलत है। नॉलेज इंटेंट था या नहीं था, पता था या नहीं था, ये जो एलिमेंट ऑफ ऑफेंस है जो यहां पे लिया गया है, मे बी टेकन फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस, जो कानूनी शहादत का ऑर्डिनेंस है। कानूनी शहादत जो 1984 है उसमें जो तरीका बताया हुआ है नॉलेज इंटेंशन को परखने का, वो यही होगा। तो हमें नहीं पता क्या है वो। एक ऑफेंस को मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस साबित करने के लिए कन्विक्शन ऑफ एक्यूज फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी, उस एक्यूज की कन्विक्शन, वो जो मुल्जिम है, जरूरी नहीं कि वो रेलेवेंट ऑफेंस में मुजरिम डिक्लेयर हुआ हो। अगर हमने कह दिया मुजरिम है तो वो है मुजरिम। ऐसा कानून है, वो कहता है कि हम सजा सुना देंगे तो बस फिर आप भूल जाओ। तो हो सकता है असल की अदालत बाइज्जत बरी कर दे। उन्हें पता है ना कि अदालतों में तो चलती है इनकी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने बड़ा हैवी काम किया है, सिलेबस में नहीं है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, जनरल काउंसिल बनाई है, इसके नीचे कोई 15 तरह के इदारे हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। एफएमयू स्टेट बैंक के अंदर मॉनिटरिंग का यूनिट है जो चीजों को लेके चल रहा है। हर बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं, बैंक ही में ज्यादातर पैसे वगैरह जाते हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा घेरा तंग करते हैं। फाइनल में जब आएंगे तो आप फुल लॉ पढ़ेंगे जो कि बड़ा कंप्रीहेंसिव है कि हमने इनको कैसे पकड़ना है। तो फिलहाल जो काम की चीज थी वो डेफिनेशन थी, रटा मारने के लिए। देन मनी लॉन्ड्रिंग की सजा क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई करता पकड़ा गया तो उसको कम से कम 1 साल की कैद होगी, 1 से कम की नहीं। अगर वो कहते थे ना ज्यादा से ज्यादा 10 साल, तो हो सकता है 1 महीने या 10 दिन की कैद भी कोई लिख देता। कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, बामुशक्कत रिगरस इंप्रिजनमेंट, हल्की वाली नहीं। फाइन 25 मिलियन तक हो सकता है, और वो जो एसेट इन्वॉल्व है वो भी छीन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कहे चलो कई करोड़ की गेम की थी, कई अरब की गेम की थी, चलो फाइन देके छोड़ जाते हैं। फाइन भी है और वो एसेट भी छीन लिया जाएगा। अगर किसी कंपनी ने, यहाँ कंपनी का मतलब कंपनी नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो इस लॉ की डेफिनेशन है कंपनी की, वो एनी ग्रुप ऑफ पर्सन जो मिलजुल के काम कर रहे हैं उनकी बात करता है। तो अगर ये कंपनी है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं, तो कंपनी उस इदारे को अपने तौर पर 100 मिलियन का फाइन होगा, फिर उस इदारे के लोगों की इन्वेस्टिगेशन ओपन हो जाएगी, और जो बंदा पकड़ा गया गलत काम करता हुआ, जिसने किया होगा उसको प्रोसेस। भाई एक कंपनी गलत काम नहीं कर सकती, कंपनी के हाथ ही नहीं है, कंपनी नजर ही नहीं आती। अगर मैं कोई एक पार्टनरशिप ने गलत किया तो पार्टनरशिप ने नहीं, पार्टनरशिप के अंदर मौजूद किसी 1-2 इंसानों ने गलत किया। तो जब एक ग्रुप पकड़ा जाएगा तो एज अ ग्रुप उसको 100 मिलियन फाइन होगा, और इंडिविजुअल लोगों की इन्वेस्टिगेशन ओपन हो जाएगी, और जो उसमें से पकड़ा जाएगा उसको ऊपर वाला फाइन पेनल्टी होगी। तो इस लॉ में 3 चीजें याद करने के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, नंबर 2 पेनल्टी, और नंबर 3 बिला वजह की एक डेफिनेशन किताब ने एवं टाइम गुजारने के लिए डाल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था हमसे कि वो हमें बताते, या चूंकि हम कौन सा डिटेल से ही लॉ पढ़ रहे थे। जनरल डिस्कशन मनी लॉन्ड्रिंग की शुरू में दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल प्रोसेस है, इसमें क्रिमिनल तरीके से पैसा आता है, क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा गंदा होता है, और ये प्रोसेस उसको साफ कर देता है, लॉन्ड्री कर देता है। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री नहीं वो धुलाई की सर्विस, तो ये मनी को लॉन्डर कर देता है, मनी को साफ कर देता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज जो है वो बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और इवन कंट्रीज के लिए हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को बचाने की कोशिश करते हैं। इनिशियली ये लॉज जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल इदारे जैसे कि FATF वगैरह, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था,
कि जी ये लोग तो सही से वो नहीं कर रहे, इनकी डीलिंग भी सही नहीं है और फाइनेंशियल मामला भी खतरनाक है, जिससे बड़ी मुश्किल से हम निकले, तो फिर लोग थोड़ा सा हमारा इमेज बेहतर हुआ। वर्ल्ड बैंक जो कि कोलैबोरेट कर रहे होते हैं नेशनल अथॉरिटीज और स्टेट बैंक के साथ ताकि चीजों को करें, वो बता रहे हैं पूरी दुनिया इस टाइम पे बड़ी टेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, क्योंकि एक मुल्क का सियासतदान अपने मुल्क से चीजें उठा के किसी दूसरे मुल्क में पार्क कर देता है, तो हर किसी को परेशानी है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म की, जो बेनामी अकाउंटों से होती है, सामने सामने से नहीं होती। तो दुनिया इस वक्त बड़ी कंसर्न्ड है, तो इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये हमेशा टेररिस्ट फाइनेंसिंग टीएफ के साथ काउंट होता है। पाकिस्तान में रेलेवेंट जो कानून है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और ये डिस्करेज करते हैं क्रिमिनल को, इसको मुश्किल बना देते हैं उनके लिए कि वो छुपाएं पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी रिक्वायर करते हैं कि आप कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन देखिए और जहां मशकूक ट्रांजैक्शन नजर आए फौरन से बता दें। ये बात समझ आई? इस पूरी शीट में बस ये आखिरी लाइन काम की थी कि बेसिकली पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये हुक्म देता है कि आपने जो अजीब सी मशकूक ट्रांजैक्शन नजर आए आपने बता देना है। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट का अकाउंट जिसमें महीने के शुरू में घर वालों की तरफ से 25,000 रुपए आया होता है, 3 दिन बाद उसमें से 20,000 निकाल लिया गया होता है, फिर उसके 5-6 दिन बाद उसमें से 2,000 मजीद निकाल लिया जाता है, फिर 10 दिन बाद मजीद 2,000 निकल जाता है, फिर 500 निकलता है। अब पैसे जब 500 से कम बच जाते हैं तो महीने के आखिरी दिनों में वो खत्म तो करने हैं, उसके इजी लोड डलते हैं, उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होकर मोबाइल के अंदर बैलेंस डलता है। अब इस अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ आ जाए, परेशान होने वाली बात है ना कि ये अकाउंट जो कि 2-2.5 साल से गुर्बत में जी रहा था, इसमें एकदम से ये 2 करोड़ कहां से आ गया, 1 करोड़ कहां से आ गया। तो ये एक सस्पिशियस हो गया मामला। या तो बच्चा कहे कि मैंने बिटकॉइन में डील करना शुरू कर दी है और मैं अचानक से बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मशकूक समझ आ रहा है। तो अब अपने अकाउंट एक्टिविटी से मशकूक जो है ना वो समझ आ जाता है। मैंने जब स्टूडेंट होता था, खासतौर पे ट्रेनिंग भी होता था, और उसके बाद जब कैरियर शुरू किया, टीचिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो उसमें पैसे तो होते नहीं थे और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मार्केट में मौजूद थी। तो 2-3 साल तक ना मैं, या पूरे अपने स्टूडेंटशिप में और बाद में भी ना, जब भी एटीएम में जाके पैसे निकालता था तो रिमेनिंग बैलेंस आता था, तो मैं सोचता था क्या ऐसा दिन भी होगा कभी कि रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 5वें डिजिट तक पहुंच रहा होगा, यानी कि वो 5 जीरो क्रॉस करोगे, समझे 6ठे डिजिट तक पहुंच रहा होगा। तो बड़े अरसे ना मैं वो बैलेंस देखता था, वो बस कभी 11,000, कभी 1,300, कभी 22,000, बहुत अच्छा बैलेंस है तो 22,000, वरना बेचारा गुर्बत ज़दा ही होता था 4,000 5,000। तो मैं सोचता था, मैं क्या पता नहीं ऐसा टाइम आता होगा शायद कि वो अकाउंट जो है वो 6 डिजिट पे जाता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं आंखों ने 8 डिजिट भी देखे, तो करम है, हो जाता है, हर टाइम होता है। अभी आपका टाइम है गुर्बत वाला, मायूसियों वाला, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, अपने ऊपर एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये नज़ारे जरूर देखेंगे। वापस इधर आते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये देखिए, मैंने जो जुमला बोला ना, तो हो सकता है आप में से कोई जज्बाती होके कोई इलीगल एक्टिविटी करे पैसे ज्यादा देखने के लिए, और फिर जब कोई उसे पूछे ये क्या किया, तो कहे मैं आब्दी साहब की क्लास से इंस्पायर हुआ था। ही conspires to commit, he conspires me to commit। तो मैंने भी अंदर हो जाना है। यानी कहने का मतलब है कि इतना ओपन लॉ है कि आप कभी भी किसी को भी किसी से कनेक्ट करके जो है ना उड़ा दें। तो ये कानून रखा हुआ है, जब कोई सियासतदान बिल्कुल काबू नहीं आता ना, ज्यादा शरारतें कर रहा होता है, तो फिर ये कानून आके उसको पकड़ लेता है, जेल के पीछे डाल देता है। अभी देखे ना, चेहरा कल्ले भी लाल हुए हुए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है ना, चपेड़े चुपड़े करा। अच्छा जी, अब क्या है, एक फजूल सी डेफिनेशन, कोई ताल्लुक नहीं बनता था डेफिनेशन का, हमें बताया जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई ख्वाहिश नहीं जनरेट हुई थी कि आपने वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला तो हमें पता होना चाहिए। तो बहरहाल क्राइम करने के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं इनमें से कोई हरकत करने को, और ये हरकतें यहाँ खत्म नहीं होती, फिर वो कहते हैं इनमें से किसी चीज के अंदर ट्रेड करने से। तो अगर कोई भी सेटअप है जो दिखने में बैंक नहीं है लेकिन वो इस तरह के काम कर रहा है, डिपॉजिट लेने वाला काम कर रहा है, लेंडिंग वाला काम कर रहा है, मनी ट्रांसफर वगैरह का काम कर रहा है, डिफरेंट तरह के चेक्स, इंस्ट्रूमेंट, कार्ड वगैरह दे रहा है। अब आपका अगर जैस कैश का अकाउंट आपको कार्ड दे रहा है या आपके पैसे रख रहा है, तो चाहे आपको दिखने में वो बैंक ना लगे लेकिन कानून की नजर में वो क्या है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इनमें से कोई भी काम कर रहा है या इन इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी की भी ट्रेडिंग कर रहा है, इनमें से आधे से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का भी आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ के बारे में एमएफए में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आगे सीए फाइनल में पीएफडी इस तरह के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। वक्त ज्यादा होता तो मैं जरूर इसके ऊपर रोक के थोड़ी सी बात करता, लेकिन इस डेफिनेशन को आपने हूबहू एज इट इज क्राइम कर लेना है।
बस ये 2 कैटेगरीज बना देनी है। इनमें से कोई काम डिपॉजिट्स वगैरह, लेंडिंग, लीजिंग, मनी ट्रांसफर, कोई बैंकों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में डील करना या फाइनेंशियल गारंटीज, ये वो काम है। और फिर आगे एक लिस्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स, वो लिस्ट के अंदर अलग अलग तरह की चीजें हैं जिनमें से कुछ नए लफ्ज हैं, लेकिन आपने हूबहू इसे याद रखना है। और आई कैप बहरहाल ऐसा नहीं है कि उसने जरा सी भी हया की हो, वो इसको भी पूछ लेता है, इस तरह की डेफिनेशन भी। तो ये था हमारा एक बड़ा प्यारा सा मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ, जिसमें काम की बातें 3 ही हैं और उन 3 के अलावा लिखा ही कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग क्या जुर्माना या सजा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। तो इसके अलावा बचता ही कुछ नहीं है। शुरू वाला इंट्रोडक्शन, उसमें आखिरी लाइन काम की है। तो इन लॉज में आई कैप का चूंकि फोकस रट्टा है, तो यहाँ पे जब भी डेफिनेशन आएंगी, लिस्ट आएगी, रट्टे आएंगे, हम उसको याद करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ खत्म होता है। फिर लॉ शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का लॉ जो है, इसने भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, बस हमें इंट्रोडक्शन दे दिया कि देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब है आपके फिजिकल पैसे किसी जगह रखे हुए हैं, लेकिन आप उन पैसों को एक्सेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। मैं अगर मोबाइल उठाऊं और अपना बैंक अकाउंट की ऐप खोलूं और मुझे पैसे नजर आ रहे हैं, तो मेरे मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मनी पड़ी हुई है। मैं इस मोबाइल को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं। मैं मोबाइल को यूज करके जो है वो अपना पैसे किसी और के पास ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इसी तरह से मेरे पास अगर एक कार्ड पड़ा हुआ है, कार्ड के अंदर तो पैसे नहीं है, लेकिन कार्ड कहीं स्वैप होगा तो वो चिप जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन देगी मशीन को, मशीन मेरे बैंक को जाके कहेगी कि ये बंदे ने कहा है कि इतने पैसे निकाल के हमें दें, तो उतने पैसे मेरा बैंक उस वाले बैंक के हवाले कर देगा जिस जगह मेरा कार्ड स्वैप हुआ। तो ये हमें लॉ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर करना होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर को फैसिलिटेट कौन करता है? वो लोग फैसिलिटेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का निजाम चलाते हैं। ये निजाम कौन चलाता है? पाकिस्तान में कोई भी ऑपरेटर, कोई भी ऐसा सेटअप, कोई भी कंपनी, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं, वो चाहें तो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। स्टेप 1, देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर। जैसे टेलीनॉर, जैसे मोबिलिंक, ये ऑपरेटर्स हैं, ये वो इदारे हैं जो कि निजाम चला रहे हैं। फिर ये इदारा स्टेप 2 अपना एक निजाम बनाएगा, पेमेंट का निजाम बनाएगा कि चीजें डेबिट कैसी होंगी, क्रेडिट कैसी होंगी, पैसा दुकानदारों को कैसे दिया जाएगा, उनसे लिया कैसे जाएगा, हम ऐप कैसे बनाएंगे, फिर वो सिक्योरिटी रखेंगे, फिर बैकअप रखेंगे, फिर बड़े बड़े सर्वर होंगे, फिर स्टेट बैंक के साथ जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाएंगे, फिर स्टेट बैंक वाले आके देखेंगे उनका निजाम कैसा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस जगह उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, वो कितना सिक्योर है। अगर अचानक से इन पे अटैक हो जाए तो ये क्या पैरेलल सिस्टम चला सकते हैं? कोई और मसले मसाइल तो नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज तो नहीं है, किसी और तरह की टेंशनें तो नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ऑपरेटर्स, इनका निजाम, इनकी सिक्योरिटी मैयर्स, इनकी सारी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, तो इस ऑपरेटर के पेमेंट सिस्टम को वो आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद का मतलब वो उसे डेजिग्नेट कर देंगे। एक वर्ड है डेजिग्नेट कर देना। डेजिग्नेट करने का मतलब है लाइसेंस दे दिया, इजाजत दे दी, कह दिया कि तुम्हारा जो पेमेंट सिस्टम है ये मेरी तरफ से रजिस्टर्ड है। तो एक पेमेंट सिस्टम, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम तब बनता है जब ऑपरेटर को अलाउ कर देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो पीएस यानी कि पेमेंट सिस्टम बन जाता है डीपीएस, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। बट अगेन कहीं भी उन्हें लगे कि कोई ऑपरेटर गलत काम कर रहा है, चीजें सही से नहीं डील कर रहा, ऑपरेटर्स में कोई मसला है, सिक्योरिटी में मसला है, लोगों का पैसा दांव पे लग गया है, ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में 2 नंबरियां हो रही हैं, मैनेजमेंट के लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, कंपनी वाले अपना सेटअप पाकिस्तान में या किसी दूसरी जगह बंद कर चुके हुए हैं, या कहीं पे भी उन्हें लगता है अवामुन नास के वसीतर मफाद में, तो वो इनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि बताओ कि तुम लोग कैसे सही हो। ये कहेंगे देखिए हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर साबित हो जाए कि ये गलत है तो फिर इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि किसी वक्त इनको लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस दें और इनको मौका दें सुनने का, और मीनवाइल करोड़ों रुपयों का नुकसान ना हो जाए, तो वो फौरन से होल्ड भी कर सकते हैं इनका निजाम और इनसे कह सकते हैं कि भाई साबित करो कि तुम लोगों ने क्या सही और क्या गलत किया है। तो एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम की डेजिग्नेशन खत्म हो सकती है। तो इस लॉ ने आपको बताया है कि डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन लेने का तरीका क्या है, मेंटेन रखने का क्या तरीका है, वो खत्म किस वजह से हो जाएगी, और फिर बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर किसे कहते हैं। बस ये इतना सा लॉ है और बेचारा खत्म हो जाता है।
पेमेंट सिस्टम एक ऐसे निजाम को, सिस्टम को कहते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डील करता है मॉनेटरी वैल्यू के ट्रांसफर से, एक जगह से दूसरी जगह पैसों के मुंतकिल होने से। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? इदारे, इंस्ट्रूमेंट्स, पीपल, रूल, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी। तो पेमेंट सिस्टम एक निजाम को नहीं कहते, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नहीं कहते, एक पूरे प्रोसीजर को कहते हैं। कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, क्या रूल्स हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सी डिवाइसेज हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो सब मिला के बन जाएगा पेमेंट सिस्टम। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी है जिसमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक के अंदर पैसे जाते हैं, चाहे एक ही बैंक के अंदर, एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेस, या अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। किस तरह से होता है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं, कोई ना कोई पीछे कंप्यूटर काम कर रहा होता है, विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक के स्टाफ के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होती। आप मशीन को या किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके पैसा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते हैं। वरना फिजिकल दौर में आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक से जाके चेक देके पैसे फिजिकल लेते हैं, या चेक किसी और को दे देते हैं, वो बैंक में जाके चेक प्रेजेंट करता है और उसके पास आ जाता है। इसमें ना देने वाले को बैंक जाना पड़ा, ना लेने वाले को बैंक जाना पड़ा। देने वाले ने अपने ऑनलाइन तरीके से रिसीव करने वाले के अकाउंट तक चीज पहुंचा दी। रेलिवेंट लॉ पाकिस्तान में पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 है। तो अब इन्होंने ये जनरल जितनी भी बातें की हैं, ये बातें आगे रिपीट भी हो रही हैं लॉ में, तो बस इसको, इस शुरू वाले डिस्कशन को आपने इग्नोर कर देना है। देन डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम क्या है? मैं डेफिनेशन से थोड़ा आगे गया। SBP में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज designated payment system by written order if necessary in public interest। अवामुन नास के वसीदर मफाद में बेहतर हुआ तो वो एक PS को क्या बना देंगे? DPS। SBP में स्पेक प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑपरेटर्स, बुक्स या अदर डॉक्यूमेंट्स, ताकि देखें कि इसको DPS बनाना है या नहीं बनाना। आपका निजाम, आपने जो जो एहतियातें की हुई हैं, जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसे चेक करेंगे कि क्या आपको अलाउ कर दें। स्टेट बैंक रिवोक भी कर सकता है आपकी ये परमिशन, अगर उसे लगे कि आप ऑपरेट इफेक्टिवली नहीं कर रहे एज अ पेमेंट सिस्टम। अगर उन्हें पता लग जाए जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कौन है भला? वो जो निजाम को चला रहा है। जैसे इजी पैसा निजाम है, ऑपरेटर है टेलीनॉर। जैस कैश निजाम है, ऑपरेटर है मोबिलिंक। ओमनी निजाम है, UBL ऑपरेटर है। समझ रहे? ऑपरेटर वो इदारा जो निजाम को रन कर रहा है, और निजाम का अपना एक नाम होता है। तो निजाम है पेमेंट सिस्टम, अगर वो रजिस्टर्ड है तो बन जाएगा डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो अगर ऑपरेटर जो चलाने वाला है उसने गलत इंफॉर्मेशन जमा कराई है, झूठी इंफॉर्मेशन दी है, या वो गलत लोग हैं, ये ऑपरेटर वाइंड अप हो रहा है, टेलीनॉर अगर वाइंड अप हो रहा है, तो फिर हमें डर लगेगा ना कि इजी पैसा के साथ क्या होगा। पाकिस्तान में नहीं पता लगा जी, नॉर्वे में टेलीनॉर जो है ना वो वाइंड अप हो रहा है, तो हमें डर लगेगा वहां वाइंड अप हो रहा है तो कल को यहाँ बंद हो गया तो क्या होगा। तो इस बेस पे भी उनकी डेजिग्नेशन को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देंगे तो हो सकता है बताएं भाई 200 मुल्कों में हम थे, एक मुल्क में टेक्निकल डिफिकल्टीज थी इसलिए हमने वहां से क्विट किया है। Any of terms and condition of designation या requirement of act has been contravened, कोई जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई, या स्टेट बैंक को लगता है ये अवामुन नास के वसीर मफाद में, तो आपकी डेजिग्नेशन रिवोक कर देगा और आपको विदाउट नोटिस भी रिवोक कर सकता है, और आपको विद अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड भी दे सकता है। दोनों तरह से नॉर्मली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी, लेकिन अगर उन्हें क्या लगेगा कि अगर कोई सिस्टमैटिक खतरनाक रिस्क मौजूद है तो आपको बगैर अपॉर्चुनिटी दिए वो आपका सिस्टम होल्ड कर देंगे। स्टेट बैंक में सस्पेंड द डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम विदाउट नोटिस पेंडिंग द फाइनल ऑर्डर इफ इमीडिएट सिस्टमैटिक रिस्क इज, अगर फौरी कोई खतरनाक सा रिस्क इन्वॉल्व है। अब ऑपरेशनल अरेंजमेंट, वो क्या अरेंजमेंट है जिसपे स्टेट बैंक आपको जो है ना अलाउ कर देगा? तो ऑपरेटर ऑफ DPS एस्टेब्लिश करेगा फॉलोइंग अरेंजमेंट, रूल्स और प्रोसीजर्स बना देगा कि लोग जो है ऑपरेटर क्या कर रहा होगा और पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे होंगे, जो शामिल हो रहे होंगे, उनके क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे, क्या मेजर्स होंगे, क्या सेटअप होगा, क्या क्रेडिट लिक्विडिटी इन रिस्कों को डील करने का क्या तरीका होगा, पेमेंट इशू कब होगी, सेटल कब होगी, उन सब का निजाम बनाना होगा। फिर DPS में जो पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बताया होगा, और मैयर्स के आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी फलाना को इंश्योर कर सकें। आसान अल्फाज में ऑपरेशनल अरेंजमेंट, जितने भी ऑपरेटर हैं उनको ये सारी चीजें एट एनी गिवन टाइम अपने पास मेंटेन करके रखनी है ताकि वो अच्छे तरीके से सर्विसेज दे सके। सवाल ये जो है कि वो जब DPS बन जाएगा तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट बैंक ने उसको लाइसेंस दे दिया, इजाजत दे दिया कि तुम पाकिस्तान में एक प्रॉपर पेमेंट निजाम के तौर पे चल सकते हो।
अब अगर हम एसबीआई की वेबसाइट पे हम कहेंगे जी आप लोगों ने अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो क्या हो, तो हमने वहां पे अगर लिख दिया हो कि जी आप इजी पैसा से कर सकते हैं, तो इजी पैसा हम तब लिख सकते हैं जब वो एक डीपीएस हो। तो अगर एक नया निजाम हो जो अभी स्टेट बैंक ने रजिस्टर नहीं किया, उसको हम यूज करेंगे तो फिर वो खतरनाक होगा। तो जब ये डीपीएस बन जाते हैं, डेजिग्नेटेड बन जाते हैं, तो उसके बाद इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे, लोकल वेबसाइट्स पे, ई कॉमर्स पे, जहां जहां ऑप्शन आती है ना पेमेंट की, वहां पे इनकी ऑप्शन दी जा सकती है अगर इनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। तो एक बस वाली कंपनी इनके साथ एग्रीमेंट कर सकती है, एयरलाइन कंपनी कर सकती है, ट्रेन वालों का जो है वो आप देखें तो जैस कैश वालों के साथ और वो यूबीएल के साथ एक अरेंजमेंट हुआ वो होता है कि इनके थ्रू पेमेंट हो सकती है। तो हर कोई इस तरह से किसी भी डीपीएस के साथ एग्रीमेंट कर ले, उसको डीपीएस के ऊपर डीपीएस का ठप्पा लगा देखते ही उसे समझ आ जाएगी कि ये स्टेट बैंक ने इसको ओके कर दिया हुआ है। डन जी। कंटिजेंसी अरेंजमेंट, कंटिजेंसी अरेंजमेंट का मतलब होता है व्हाट इफ, अगर एकदम से जिस लेवल की लाहौर में बारिश हुई, एकदम से उस तरह की बारिशें हो और जहां पे इनका सेटअप है वहां पानी पानी आ जाए, टेक्नोलॉजी है, एकदम से बिजली बंद करेंगे ताकि करंट वगैरह ना लगे, तो अगर इतना ज्यादा पानी आ जाए, चलें आप कह सकते हैं सर पर फर्स्ट फ्लोर भी क्यों नहीं ले लेते ताकि ग्राउंड फ्लोर डूब जाए तो भी बचे रहे। बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जलजला आ सकता है, कोई भी भयानक मामला हो सकता है। तो अगर एकदम से इस तरह का भयानक मामला होगा तो उसका क्या मतलब है कि एक दो दिन तक लोग जैसे कैसे पेमेंट ही नहीं कर सकेंगे, और जिसकी बड़ी जरूरी पेमेंट होगी, एक बंदा पेमेंट कर रहा था, पेमेंट अभी रास्ते में थी और निजाम बैठ गया, इधर से निकल गई दूसरी जगह पहुंची नहीं, वो तो 2 दिन तक बेचारा अपने करोड़ों रुपए के लिए परेशान रहेगा। तो इनको कंटिजेंसी अरेंजमेंट करने होंगे। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया बैकअप बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल लोकेशन पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल सर्वर पे जाना पड़ेगा, ये बंद हो जाए सर्वर तो उस पे, वो बंद हो जाए तो उस सर्वर पे, इंडिविजुअल को सेव करने के लिए कंटिजेंसी अरेंजमेंट। जिस तरह से नियर पीयर पे जब हम वो दे रहे होते हैं, पोर्टल दे रहे होते हैं, तो होता ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम क्लासेस देते हैं वो किसी ना किसी अमेज़न की या इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्ट हुआ होता है। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उतनी जबरदस्त हम लोगों ने वो नहीं की कि हम सर्वर्स बना सकें, तो सर्वर्स हम बाहर के इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये है कि कभी भी गवर्नमेंट किसी भी तरह की पाबंदी लगाती है कुछ वेबसाइट्स पे तो कुछ सर्वर ब्लॉक कर देते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता कि सारी वीडियोस खराब नहीं होती हैं, कुछ पढ़ाई वाली वीडियोस भी होती हैं। अब वो जनाब उधर से सर्वर ब्लॉक करते हैं, उधर से जनाब हमारी वीडियो प्ले होना बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं इतनी लंबी लंबी वीडियोज हैं और इतनी देर तक लोग बड़े सुकून से देख रहे हैं, तो ये फिल्में होंगी, ये पढ़ाई कौन इतनी देर तक देखता है, पढ़ाई की वीडियोस पे तो थोड़े थोड़े से व्यूज होते हैं। तो हमारी वो वीडियोस अचानक से मशकूक हो जाती हैं, या हमारा वो सर्वर मशकूक हो जाता है कि सर्वर पे इतना ज्यादा रश और इतना ज्यादा यूजर एक गरीब मुल्क में बैठ के एक अमीर मुल्क के सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो उस सर्वर का कनेक्शन खत्म कर देते हैं, वो वहीं पे पड़ा हुआ होता है। सिर्फ चूंकि आप पाकिस्तान बैठे हैं तो वो आपके पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करके उसे चलाना बंद कर देता है। अगर आप उसी वक्त अपने आप को ले जाएं उस पे, क्या कहते हैं वो, वीपीएन, आप वीपीएन पे चले जाएं, आप अपनी आइडेंटिटी पाकिस्तानी गायब कर दें, तो वो वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। तो ना उन वीडियोस में मसला होता है ना उन सर्वर में मसला होता है, वो वीडियोस की पाकिस्तान की रिलेइंग जो है या उन सर्वर की पाकिस्तान की रिलेइंग गवर्नमेंट ने एकदम से बंद की होती है। तो अब यहाँ बैकअप अरेंजमेंट क्या है। अब जब इस तरह का मामला हुआ, पहले हमने स्टूडेंट्स को बताया कि जी आप वीपीएन की तरफ जाएं, फिर उसके बाद जो है वो अपनी वीडियोस पैरेलल एक और सर्वर पे शिफ्ट करना शुरू करती है जिसको अभी नहीं रोका हुआ, लेकिन जब उसे रोकेंगे तो फिर किसी तीसरे की तरफ जाएंगे। तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लेके और कोशिश ये किया कि मैस वीडियोस को उठा के जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये कहलाते हैं कंटिजेंसी अरेंजमेंट, कि अगर अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन खराब हो गई तो क्या करेंगे, लाइट बहुत लंबी चली गई तो क्या होगा, पीछे से जो पावर सप्लाई आ रही है 4 दिन के लिए बंद हो जाए। अब पावर इन सबको कहीं ना कहीं ये अपने वो भी करें, यूपीएस से भी पावर लें, तो यूपीएस भी तो बिजली से पावर हो रहा है। जनरेटर भी एक खास लेवल तक तब चलेगा जब उसमें फ्यूल डालते रहे, फ्यूल भी तब होगा जब मुल्क का निजाम चल रहा होगा। मुल्क का निजाम रुका हुआ है, फ्यूल नहीं पहुंच रहा, यूपीएस काम नहीं करे, बिजली बंद हुई हुई है, तो सर इतने बुरे हालात होंगे तो कौन पेमेंट कर रहा होगा दूसरे को, सारे ही सुकून में बैठे हुए होंगे। लेकिन इन्होंने यहां तक सोचा हुआ होता है कि अगर 7-10 दिन तक भी इस लेवल की सिचुएशन हो जाए, मेन लाइन कट हो जाए इंटरनेट की पाकिस्तान की और जंग लग जाए, तो भी खराब नहीं होनी चाहिए जो आपकी सर्विसेज है। अब आगे डेफिनेशन है। पहले छोटी डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर, कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज कर दिया स्टेट बैंक ने कि वो क्या करेगा, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को चला सकता है, तो उस इदारे को क्या कहेंगे, ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड जो अदर देन आप चेक ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू कर रहे होते हैं,
किस तरह से होता है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, वो जो मशीनें होती हैं, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जिसमें कार्ड के अंदर चीजें स्टोर हुई भी होती हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम, कंप्यूटर, मैग्नेटिक टेप, और थक गए तो कह दिया एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उन्होंने कहा कल को कोई अजीब सी और डिवाइस भी आ जाए। So as to order, instruct or authorize a financial institution to debit or credit an account। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की, जिसमें आपने किसी टेक्नोलॉजी को यूज किया और आपने किसी बैंक को हुक्म दिया कि तुमने ये ट्रांजैक्शन यूं एग्जीक्यूट कर देनी है, फलाना को डेबिट कर दो या फलाना को क्रेडिट कर दो। आईकेप जब इस लॉ को सिलेक्ट कर रहा था तो उन्होंने ये सोचा कि बस ये लॉ देखेंगे, इसमें से 2-3 डेफिनेशन डाल देंगे बच्चों के सिलेबस में ताकि मुनासिब सी तकलीफ दी जा सके। कॉपी पेस्ट करते हुए एग्जैक्टली नहीं देखा कि इनकी डेफिनेशन में से एक बड़ी डेफिनेशन और दूसरी उसका सबसेट है। एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक फंड की, जिसमें तकरीबन ये बातें और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। ये बातें समझ आई हैं? जब भी आप कोई टूल यूज करें, टर्मिनल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, स्टोर वैल्यू कार्ड, एटीएम, मैग्नेटिक टेप, फलाना, ताकि क्या करें? ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो क्या करे? डेबिट या यही चीज इलेक्ट्रॉनिक फंड की जो डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन में, उसमें क्या है? मनी ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक। सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और, इस दफा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोला, ज्यादा बोल दिया, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और कंपनी, टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट। तो यहां तक तकरीबन उसी का रेप्लिका। तो अगर आप ये याद कर लें और वो डेफिनेशन आ जाए तो यहां तक लिख दें। सिर्फ ऊपर शुरू में जिक्र करना होगा जिसमें कोई चेक शेक और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। एंड के बाद उन्होंने कुछ और वाहियात बातें करनी शुरू कर दी। एंड क्या है? एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट बैंक, जिसको स्टेट बैंक कह दे भाई, एक तो वो है जो हमने कहा ये, उसके अलावा जिसको स्टेट बैंक कहते वो भी, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सेव हुए हैं वो भी। मेरा कार्ड है, कार्ड के अंदर चिप है, चिप तो रीड होती है। अब मिजान बैंक ये कहता है कि आप अपने कार्ड को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दो, तो मेरा मोबाइल बन जाएगा मेरा कार्ड। वो मशीन जिस पे आप कार्ड रखते हैं, एक में तो स्वैप होता है ना, एक आप ऊपर कार्ड रखते हैं, वो उसको वायरलेसली सेंस करता है और आपकी पेमेंट प्रोसेस करता है। तो मैं आज अपने मोबाइल को अपने मिजान से कनेक्ट कर दूं, और अगर मेरे मोबाइल में एनएफसी इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे वो वायरलेस आसपास की चीजों को पैगाम भेज सकता है, तो उसके बाद मैं उस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पे जाके अपने मोबाइल को अगर ऊपर रखूंगा तो भी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो मुझे कार्ड कैरी करने की भी जरूरत नहीं। तो मेरा मोबाइल एक स्टोर वैल्यू कार्ड खुद ही से बन गया, तो उसके अपने अंदर एक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आ गया जिससे मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी में आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो वीडियो गेम्स के स्टोर्स ऑफ मनी होते हैं ये भी आ जाते हैं, जहां पे आपके यूसी पड़े हुए होते हैं। आप लोकल करेंसी से यूसी खरीदते हैं, तो ये जो फायर वो है उसके अंदर भी कुछ होता होगा, फ्री फायर, उसमें करेंसी होती है, उसमें डायमंड्स होते हैं, उसकी करेंसी जी उन्होंने कहा डायमंड्स होते हैं। पबजी का मुझे बताया गया था बच्चों की तरफ से कि वहां पे यूसी होता है। मुझे रोब्लॉक्स का पता है, वहां रोबॉक्स होते हैं, रोबक्स होते हैं। तो वो ये सारी वो चीजें जिसमें आप फिजिकल करेंसी से एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी खरीद लेते हैं और आपके सिस्टम, आपके लॉगिन, आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस के अंदर वो पैसे चले जाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो कि किसी भी पेमेंट को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा कोई भी मनी जिधर क्लेम किया जा सके कि एक इश्यूर पे हम क्लेम करें कि मिजान बैंक तुम्हारे पास मेरे पैसे पड़े हैं, मैंने ये लेस्को का बिल पे करना है, तो मेरे मोबाइल से इंस्ट्रक्शन मांग गई ये क्लेम, और जितने मैंने पैसे कहे थे उससे कम नहीं, उतने ही पैसे उन्होंने दे दिए लेस्को को, और लेस्को भी मानता हो मिजान की इस तरह की पेमेंट्स को। तो ये वाली बात उन्होंने लिखी है कि क्लेम ऑन इश्यूर व्हिच इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन मॉनेटरी वैल्यू इशूड, जितनी इशू की है उससे कम ना जाए उतनी ही जाए, एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन इशूअर। वो जो मिजान था वो इशूअर था पैसे का, उसने पैसा इशू किया और जिसको इशू किया वो भी मानता हो इस तरह की पेमेंट को। तो डेफिनेशन टेक्निकल है लेकिन अल्टीमेटली आपने करना है क्या है, रटा ही मारना है। तो बहरहाल समझाने की कोशिश की है कि ये चीजें इस तरह से हैं, लेकिन स्टिल हम समझाने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इतना मार्जिन तो नहीं है हमारे पास। चैप्टर को खत्म करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
चैप्टर 18 दो लॉज हैं इसमें, आर्बिट्रेशन का लॉ और कंपटीशन का लॉ। आर्बिट्रेशन तो सुनी सुनी सी बात है, हमने कहीं पढ़ा था कि एक सालिस को बीच में लेके आया जा सकता है। दो बंदे अपने बीच में मामले को डील करने के लिए किसी तीसरे बंदे को लेके आते हैं। ये बात आपने रेगुलर कोर्स के दरमियान पढ़ी थी, यहां पे हम अभी उस वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचे थे, वो जो रिस्ट्रिक्टेड एग्रीमेंट्स थे। तो आर्बिट्रेटर कहते हैं जब दो बंदे अपने झगड़े में किसी तीसरे को बीच में ले आए। अब सवाल ये है कि क्या ये अदालत जैसी चीज है? अगर पार्टीज ने राइटिंग में एक दूसरे से दोनों ने मिलकर एग्री किया है कि तुम्हारा मेरा फैसला फलाना इंसान कराएगा, अदालत नहीं, तो ये अदालत के इक्वल एक सिस्टम है। इसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक ऐसा निजाम है जिसमें अदालत से निकल के किसी और तरीके से भी अपने मसलों को आप हल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों पार्टीज ने एग्री किया हो कि हमारा फैसला करेगा। एक जरगा उठ के खुद ही से एक फैसला करके आपके ऊपर इंपोज कर दे, वो आर्बिट्रेशन नहीं है। आर्बिट्रेशन तब है जब दो पार्टीज आपस के झगड़े को एक खुद से मिल के अपने कॉमनली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएं। ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। आर्बिट्रेशन का लॉ है 1940 का, थोड़ा पुराना लॉ है लेकिन स्टिल इसके अंदर बड़े कंसिस्टेंट फैसले हुए हुए हैं और इतने अच्छा पुराना लॉ है तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अक्सर जगह पे आर्बिट्रेशन वालों को सोचना नहीं पड़ता, वो पास्ट का कोई 3-4 साल पुराना उठा के जो भी केस आया था और उसमें क्या फैसला सुनाया था वो उसको यूज कर लेते हैं। अब सवाल ये कि आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है? ये आपके गांव का बंदा भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में आपके ताया भी हो सकते हैं, एनीवन, मतलब ये दिस इज एज इनफॉर्मल एज यू वांट। कोई भी इंसान, कोई भी नेचुरल पर्सन जिसको लोगों ने मिलके चूज कर लिया हो। इवन समटाइम आप एक इंसान को बाय नेम नहीं चूज करते, आप बाय डेजिग्नेशन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी कॉलेज के साथ एग्रीमेंट और हमें उन पे डाउट हो, हम पे डाउट हो, हम कहे तुम्हारा हमारा झगड़ा हुआ, आईकैप का प्रेसिडेंट सॉल्व करवाएगा। अब आईकैप का प्रेसिडेंट किसी इंसान का नाम नहीं है, एक ऑफिस पोजीशन का नाम है। कल को उस पर कोई भी बंदा होगा वो हमारा झगड़ा सॉल्व कराएगा। तो आर्बिट्रेटर एक पर्सन नेम भी हो सकता है और ये एक पोजीशन भी हो सकती है। जी ताजर यूनियन जो है उसका जो चेयरमैन होगा वो हमारे मसले को रिजॉल्व करेगा। तो पार्टीज मिलकर अपने लिए एक आर्बिट्रेटर को चूज करते हैं और आर्बिट्रेटर जब उन्हें फैसला सुनाता है तो उस फैसले को अवार्ड कहते हैं कि आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड सुना दिया। अगर आर्बिट्रेटर को लगे कि उनसे आपस में मसला हल नहीं हो रहा, अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर, अगर तो एक आर्बिट्रेटर वो फैसला सुनाएगा आपके लिए वाजिब है। अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो और खासतौर पे अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो, इवन नंबर मतलब दो पे डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, तो जब भी 2, 4, 6 है तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आधे आधे हो जाए। 4 आर्बिट्रेटर, 2 कह रहे हैं ये पार्टी गलत है, 2 कह रहे हैं वो पार्टी गलत है। तो जब भी इवन हो या जब उन्हें लगे कि जरूरी है तो वो आपस में अपने दरमियान फैसला करने के लिए अपने दरमियान भी एक आर्बिट्रेटर लेके आ सकते हैं। उसको बोलते हैं अंपायर। अंपायर जो आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर है। तो इस लॉ में आसान सा, बहुत आसान सा लॉ है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या है। तो आर्बिट्रेशन का मतलब सालसी, आर्बिट्रेटर का मतलब जो उनके दरमियान फैसला करा रहा है, सालिस। आर्बिट्रेटर इंसान भी हो सकता है और कोई पोजीशन भी हो सकता है जिस पोजीशन पे होगा अल्टीमेटली कोई ना कोई इंसान जो फैसला कराएगा। जो फैसला कराएगा उसका नाम होगा अवार्ड। जब इसको मामला रेफर करेंगे, इसकी तरफ भेजेंगे तो उसको पेटिशन नहीं बोलेंगे, रेफरेंस बोलेंगे। अदालत की तरफ जाते हैं तो पेटिशन कहलाती है, इधर जाएंगे तो वो रेफरेंस। तो इनको रेफर करेंगे, फिर आर्बिट्रेटर से फैसला नहीं होगा तो वो अंपायर को बुला लेंगे। अब इसमें अगर ये फैसला करते हुए कोई भी फैसला देंगे ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे है, तो सब पे मानना जरूरी होगा और उन्होंने फॉलो किया। अगर ये एक फैसला दे दे तो आप उस फैसले को लेके अदालत में जाके भी दूसरे को जबरदस्ती एनफोर्स करा सकते हैं वो वाला फैसला। इवन आपका अदालत में केस चल रहा है, आप उसको दरमियान में विड्रॉ करके आर्बिट्रेटर्स के पास लेके आ सकते हैं। पार्टीज आपस में तय करके अदालत को नोटिस देके कि नहीं अब हम ये अपने और तरीके से रिजॉल्व करेंगे, तो अदालत खुश हो जाती है, चलो एक और केस हमारी लिस्ट में से निकला, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन मौजूदा डिस्प्यूट की भी हो सकती है और गुज़िश्ता डिस्प्यूट की भी हो सकती है। पार्टीज का झगड़ा पहले था, आज उन्होंने कहा उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करें, ये भी ओके है। तो जब वो किसी आर्बिट्रेटर को बोलेंगे और झगड़ा पहले ही हुआ है तो वहां से टाइम शुरू हो जाएगा आर्बिट्रेटर का। और ऐसा भी हो सकता है आज एग्रीमेंट बनाए कि तुम्हारा मेरा कभी भी झगड़ा हुआ तब आर्बिट्रेटर बीच में आएगा, तो अब आर्बिट्रेटर आज से कुछ अरसे में बीच में नहीं आएगा, जिस दिन झगड़ा होगा और ये उसे नोटिस देंगे उस वक्त से आएगा और वो अपना फैसला। फिर आर्बिट्रेटर गवाहों से उसी तरह से पूछताछ कर सकता है जैसे अदालत कर सकती है।
जैसे आप अदालत को इनकार नहीं कर सकते मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ऐसे ही आप आर्बिट्रेटर को इनकार नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपसे कस्में उठवा सकते हैं, मुकद्दस किताब पे हाथ रख के आप पे तफ्तीश कर सकते हैं। जो बंदे ने केस किया है, जो बंदे पार्टीज टू एग्रीमेंट है उनसे या उनके चाहने वालों से जो उनसे कनेक्टेड है, उनके साथ होते हैं, ये उनको भी डील कर सकते हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। फिर आर्बिट्रेशन पे जो उनका खर्चा पानी लगा, जो इतनी देर ये बैठे उन्होंने टाइम लगाया, फिर उन्होंने पंचायतें की, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, फिर उन लोगों ने चाय पी, फिर और इस तरह के मसले हुए, ये खर्चा भी तो करना है बेचारे। उसका क्या कसूर है वो सरपंच का कि वही सारा पैसा जेब से भरे। तो आर्बिट्रेटर कैन डिसाइड कि ये पार्टीज पे बराबर डिवाइड हो जाए, कैन से कि जो हारा है वो दे दे, कैन से कि जो जीता है वो 10% दे दे, जो हारा है वो 50% दे दे, और 40% उसका वकील दे दे जो जान के गलत बंदे को सपोर्ट कर रहा था। तो टोटल तो बस आपने इस लॉ को जब देखना है तो इस लॉ में उन्होंने बस टिपिकल प्रोसीजर्स बताए हैं कि आर्बिट्रेशन में क्या होते हैं। आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट में अगर आप कुछ लिख लें तो वैसे होगा, बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो इसके कुछ कॉमन इंप्लाइड रूल्स होते हैं। तो हमारी किताब ने इसके बस वो कॉमन जनरल रूल्स बताए हैं जो हमने देखने हैं। बातें समझ आ रही हैं? एक दफा देखते हैं किताब क्या बता रही है। आर्बिट्रेशन एक मेथड है थ्रू विच पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट बाय अवॉइडिंग टेक्निकलिटीज ऑफ प्रोसीजर लॉ की जो टेक्निकलिटीज उससे बचने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ये एक अल्टरनेट जो वो हल है कोर्ट के अलावा जो सॉल्यूशंस है उनमें से एक सॉल्यूशन है। लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू और अपील अवेलेबल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मसला सही से रिजॉल्व नहीं होता तो आप ज्यादा अपील नहीं कर सकते। अदालत में था ना, छोटी अदालत की बड़ी अदालत में अपील कर दी, उससे ऊपर की अदालत में कर दी, तो यहाँ उस तरह से नहीं है। इवन दो कि ये एक पुराना लॉ है लेकिन स्टिल ये एक वेल स्टैब्लिश्ड लॉ है। खासतौर पे ट्रेड और कमर्शियल मैटर्स में बहुत सारे पुराने कंसिस्टेंट लीगल डिसीजंस हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं कि बहुत सारे पहले हुए हुए फैसले हमें हेल्प मिल जाती है। समझ आ जाने के बाद सिर्फ इसकी एक रीडिंग देनी है तो ये अच्छा भला आसान लॉ है। इससे पहले कि हम आसान की बात करते हो डेफिनेशंस दे दें। चलो ये तो आसान बात है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस, मौजूदा या आने वाले। आर्बिट्रेशन वेदर आर्बिट्रेशन इज नेम्ड और वेदर आप बोलें कि फलाना से करवाएंगे, वेदर आप बोलें कि जब झगड़ा होगा तो हम किसी आर्बिट्रेटर के पास इकट्ठे होकर चले जाएंगे। रेफरेंस मींस रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ मामला रेफर होना। अंपायर किसे कहते हैं? थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर टू सेटल डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेटर। फिर पता नहीं क्यों लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन देती, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बार बार इसका जिक्र आया, वहां नहीं डिफाइन किया, और जहां जिक्र ही नहीं देखा भी हमने वहां खामखा डेफिनेशन देती। तो 12 लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा जो इन लॉ रिप्रेजेंट करता है एक बंदे की तरके को, जायदाद को, एक मरे हुए बंदे को, और कोई भी और बंदा जो दरमियान में आया और कुछ अरसे के लिए डील किया, कोई बंदा जो एजेंसी के उसमें बीच में आया, तो जो भी बंदा दरमियान में आएगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो मर जाएगा तो जो उसका तरका जिसको जाएगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो बहरहाल ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन इधर से जब पूछते वो उन्होंने रट्टा सोचा होता है तो वो अक्सर डेफिनेशन भी पूछ लेता है। कॉमन रूल्स क्या हैं? कॉमन रूल्स बड़े सिंपल से हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस, अनलेस की कुछ और तय हुआ हो, कॉमन रूल्स प्रोविजंस इंप्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो कॉमन रूल्स क्या हैं? रेफरेंस शैल बी नॉर्मली टू अ सोल आर्बिट्रेटर। कुछ नहीं तय हुआ होगा तो नॉर्मली एक ही बंदा होना चाहिए आर्बिट्रेटर। चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर खामोश रहें तो क्या होगा? नॉर्मल रूल एक आर्बिट्रेटर। नॉर्मल रूल ये कि अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना होगा एक अंपायर कम से कम महीने के अंदर अंदर। कब से महीना स्टार्ट होगा? लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट। जो सबसे आखिरी बंदा अपॉइंट हुआ है आर्बिट्रेटर के तौर पे, वहां से एक महीने के अंदर अंदर अपने लिए अंपायर लेके आएंगे। आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड यानी कि डिसीजन कर देंगे 4 मंथ्स ऑफ एंटरिंग ऑन रेफरेंस या 4 मंथ ऑफ रिटर्न नोटिस। इन दोनों में क्या फर्क है? अभी एक झगड़ा चल रहा है और उन्होंने कहा लो जी फलाना शख्स हमारा फैसला करवाएगा, तो यहीं से उसका काम शुरू हो गया, 4 महीने शुरू हो गए। और एक कागज पे लिखा हुआ था कि फलाना शख्स फैसला तब करेगा जब झगड़ा होगा। 17 साल बाद झगड़ा हुआ और झगड़े के 2 महीने बाद उसे नोटिस दिया, अब उसके 4 महीने शुरू होंगे। समझ रहे? तो अगर झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है तो जैसे ही हमने उसका नाम ऐड किया उसके 4 महीने में, नहीं तो जब हमने उसे बताया उसके 4 महीने, नहीं तो अदालत अगर कोई और टाइम देना चाहे तो उसके दरमियान आप अपना फैसला सुना देंगे। अगर आर्बिट्रेटर अपना फैसला नहीं सुनाता ऑफ टाइम लिमिट में, या उन्होंने राइटिंग दूसरी पार्टी को बताया है
कि इस तरह से मसला हमारा आपस में जो झगड़ा चल रहा है, तो अंपायर फौरन से चार्ज संभाल लेगा। अगर टाइम गुजर गया तो ये आर्बिट्रेटर ने खुद ही से कह दिया कि नहीं भाई हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे, तो मामला किसके पास चला जाएगा? अंपायर। अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन, अवार्ड मतलब फैसला, विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग रेफरेंस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज कोर्ट में डिसाइड। तो 4 महीने का टाइम उनके पास है, 2 महीने का टाइम अंपायर के पास है। और क्या जनरल बातें, पार्टीज जो इन्वॉल्व है आर्बिट्रेशन में और जो उनकी सपोर्ट में लोग हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे आर्बिट्रेटर के सामने, वो स्वेयर करें, अफर्म करें, कसमें खाएं, जो भी जिस भी तरीके से उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो पाबंद होंगे उस तरह से करने के लिए। प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल इन देयर पोजीशन। एडिशनली कोई भी और रिक्वेस्ट अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर उनसे करता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन दो, हमें ये चीज तुमसे चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करनी होगी। आसान अल्फाज में पार्टीज ने तावन करना है। अवार्ड फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा पार्टीज पे, लीगली बाइंडिंग होगा। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, ये जो केस था इसका जो खर्चा है वो केस और उसका अवार्ड का खर्चा जो है डिस्क्रिशन होगा आर्बिट्रेटर और अंपायर की, वो चाहे तो डिसाइड कर दें कब कौन कहां किस तरह से पैसे देगा। दे मे आल्सो मेक एनी एडजस्टमेंट इन द कॉस्ट टू बी पेड बाय पार्टी। दे कैन आल्सो अवार्ड कॉस्ट टू बी पेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर एज वेल। चाहे तो पार्टीज में डिवाइड करते हैं, चाहे तो लीगल प्रैक्टिशनर को भी बीच में लेके आए, तो वो ये इस तरह से कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अदर रूल्स, पार्टीज जो है एक बंदे को बाय नेम भी अपॉइंट कर सकते हैं और बाय होल्डर ऑफ एनी ऑफिस भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ना, मिस्टर मुश्ताक एक नाम है और आईके प्रेसिडेंट एक पोजीशन है जिसपे बंदा चेंज हो सकता है। जब झगड़ा उस वक्त जो बंदा होगा वही आर्बिट्रेटर होगा। अपॉइंटेड जो आर्बिट्रेटर, उसकी अथॉरिटी हमेशा वैलिड होती है, रिवोक नहीं होती, एक्सेप्ट कि अदालत किसी वजह से समझे कि उसने बहुत गलत किया है और वो बीच में आ जाए, अदरवाइज उसकी अथॉरिटी फाइनल होगी। अगर किसी लीगल केस में सारी पार्टीज जो इंटरेस्टेड हैं, जो उसमें डील कर रही हैं, अगर वो एग्री कर लें कि यार एक काम करते हैं अदालत से निकालते हैं, ये सू लीगल केस होता है जो अदालत में चल रहा होता है, तो अगर किसी लीगल केस में पार्टीज कहती है नहीं भाई उसको अदालत से बाहर निकालते हैं, तो वो चाहे तो इन राइटिंग अप्लाई कर दें अदालत को और अदालत फिर रेफर कर दें मामले को आर्बिट्रेटर के पास, तो ये अलाउड है। फाइनली किताब हमें बताती है कि आर्बिट्रेटर या अंपायर्स की क्या कॉमन पावर्स हैं। वो ओथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने सामने उन लोगों से कस्में उठवा सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, विटनेसेस और जो पार्टीज है उनको पूछ सकते हैं, कोर्ट से पूछ सकते हैं किसी भी लीगल क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन है अदालत से मशवरा ले सकते हैं, आप बताएं इधर क्या करें, इधर किस तरह से करें। फुली अदालत से भी पूछ सकते हैं और सिलेक्टेड पोर्शन अदालत से पूछ के सिलेक्टेड अपना फैसला भी सुना सकते हैं। अवार्ड कंडीशनल भी बना सकते हैं और अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन महीने तक मजीद जारी रही तो ये बंदा उस बंदे को इतना जुर्माना दे दे, यानी कि जुर्माना तो देते लेकिन कंटिंजेंट अल्फाज में, अगर ऐसा हुआ तो जुर्माना दे दे। अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदे की बकरी ने उस बंदे की फसलें खा ली, तो अब 2 बातें करो, या तो उसकी बकरी इसकी फसलें खा ले जाके, या ये बंदा 10 किलो दूध जुर्माने के तौर पे दूसरे बंदे को दे दे, ताकि जो है वो इंसाफ हो जाए और जो उसका नुकसान हुआ है वो उधर से उस दूध की जो वैल्यू है उससे कवर हो जाए। तब ये अल्टरनेट हो गया, यानी कि या वो वाला फैसला या वो वाला फैसला। अगर तो दुश्मनदारी होगी, गुस्सा होगा, तो कहेंगे नहीं मेरी बकरी जाके इसका खेत खाएगी, तो फिर ही मजा आएगा, मुझे जो है ना इस वक्त फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं चाहिए, तो जो भी उनके दरमियान फैसला हुआ होगा। कोई भी अवार्ड में कोई क्लरिकल मिस्टेक है वो ठीक करने का इनके पास इख्तियार है, और किसी भी पार्टी को आर्बिट्रेशन में कोई भी इंटेरोगेशन अगर ये करना चाहे तो ये इख्तियार है हमारे आर्बिट्रेटर्स के पास। सवाल ये है कि क्या आर्बिट्रेशन की बात समझ आई? मुश्किल लॉ नहीं, आसान लॉ है। अगर इसका थीम समझ आ जाए तो बस ये सीधा सीधा पढ़ते जाना है। और बाकी लॉज में तो इतनी भयानक भयानक लंबी लंबी डेफिनेशंस भी मौजूद हैं और फजूल लंबी लंबी लिस्टें मौजूद हैं कि वाहिद लॉ है जिसमें समझ आ जाए तो हम खुद से काफी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो खुद से लिखने बैठे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आधी बातें भी नहीं लिख सकेंगे। चलते हैं हम अपने आज के आखिरी लॉ की तरफ। कंपटीशन का लॉ 2010, ये 2007 में आया था। पहले उससे पहले एक मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी एमसी होती थी जो पाकिस्तान में मोनोपोलीज को रोकती थी। अब इस लॉ का मकसद क्या है? अजीब सा लॉ है। ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लड़ें, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुकाबला करें। क्यों? कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुकाबला करेंगी, कंज्यूमर को फायदा होगा, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिलेगी,
सस्ते में मिलेगी और ज्यादा लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बस कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के बंदे मार रहे हो जाके। तो अब कानून कंपटीशन को प्रमोट और कंट्रोल करने के लिए जो है वो कंपटीशन एक्ट 2010 है। इसका मेन मकसद है कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बनाई जाए जिसका नाम है CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हर तरह के तबके में एक अच्छा फ्री कंपटीशन चाहता है। अब भले वो डॉक्टरी वाला मामला हो, भले वो लीगल एडवाइजरी वाला मामला हो, भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहे हो, भले वो कंपनियां सर्व कर रही हो, भले वो पार्टनरशिप्स हो, ये चाहते हैं कि तकरीबन हर तरह की जगह पे एक अच्छा कंपटीशन मौजूद होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट ये है कि एंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? टू एनहांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। जब कंपटीशन नहीं होता तो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर होता है, जो मर्जी जैसी मर्जी प्राइस रख दे, जो मर्जी जैसे मर्जी खेल जाए, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, कोई उसको नहीं टोकता। इस एक्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजूद दिया और ये एक इंडिपेंडेंट कौसाए मतलब जो खुद ब खुद होता है, याद है, जो खुद ब खुद बन जाते थे कॉन्ट्रैक्ट। तो कौसाए रेगुलेटरी अपने रेगुलेशंस खुद बनाते हैं, कौसाए जुडिशियल ये अपने फैसलों का खुद जज भी यही खुद है, मनी लॉन्ड्रिंग की तरह। टास्क टू हेल्प एंश्योर हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज फॉर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी। इनका मकसद है कि इकोनॉमी की वसीतर मफाद में एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। और ये इतने पावरफुल हैं कि ये गवर्नमेंट के इदारों को भी कह सकते हैं कि आपने गलत किया, ये नेपरा को कह सकते हैं आप सही नहीं कर रहे, ये लेस्को को कह सकते हैं सही नहीं कर रहे, इन्होंने आईकेएफ तक को कह दिया कि आप सही नहीं कर रहे। तो ये इतना पावरफुल इदारा है कि ये आपको इस लेवल पे अपने करीब करीब की और अथॉरिटीज को भी कह सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो कंपटीशन के अगेंस्ट है। तो होता ये था कि आईकेएफ में पहले एसीसीए के स्टूडेंट भी एंटर होते थे, एसीसीए करते थे, उनको कैफ लेवल एग्जाम्प्ट होता था और वो डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू करते थे। तो हुआ ये कि अमीरों के बच्चे जो है वो एसीसीए करके जल्दी से आगे चले जाते थे और जो गरीबों के बच्चे हैं वो बेचारे कोशिश करते टकरे मारते रह जाते थे। और फिर होता था कि उन लोगों को आर्टिकल मिल जाते थे और जो इस रूट से आए हुए होते थे, जो सस्ती क्वालिफिकेशन को कोशिश कर रहे होते थे, वो बेचारे महरूम रह जाते थे। तो आईकेएफ ने सबके वसीदर मफाद में एसीसीए को मना कर दिया कि वो उस रूट से नहीं आ सकता। तो ऐसे में इन्होंने एसीसी के साथ मिलके आईकेएफ को जो है वो इसमें केस में सामने लेके आए कि जी आपने गलत किया है, यू हैव रिफ्यूज टू डील विद द बॉडी। आपने अपनी पोजीशन को मिसयूज करके अपनी मोनोपोली बनाई है और आपने कहा मेरी मर्जी में जिसको मर्जी एडमिशन दो, मेरी मर्जी में जिसको मर्जी एडमिशन ना दो। तो इस हद तक यहाँ पे हुआ कि इसके खिलाफ कंपटीशन में मामला आ गया। इसी तरह से इन्होंने मिनिमम ऑडिट फी फिक्स की हुई आईकेएफ ने कि उस तरह की कंपनी कम से कम इतनी ऑडिट फी दे, उस तरह की कंपनी कम से कम इतनी ऑडिट फी। तो कहते हैं आप कंपटीशन क्यों नहीं होने दे रहे? अगर एक बंदा कम पैसों में ऑडिट करना चाहता है तो आप क्यों नहीं करने देते? जिस पर आईकेएफ की प्ली ये थी कि अगर हम ओपन छोड़ देंगे ना तो लोग एक दूसरे का ऑडिट तोड़ते तोड़ते 5000 में ऑडिट शुरू कर देंगे, फिर उसकी क्वालिटी क्या होगी वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हमने कम से कम स्टैंडर्ड फीस रखी है ताकि एक डिसेंट क्वालिटी रहे, ऐसा ना हो कि आपस के कंपटीशन में फिर उसके बाद क्वालिटी का सत्यानाश फेरता है। तो मैं बताना चाह रहा था कि इदारा इतना तगड़ा है कि ये गवर्नमेंट लेवल के इदारों को भी छेड़खानी करता है और उनको भी कहता है कि तुम लोग सही नहीं कर रहे। अब जब कंपटीशन की बात करते हैं तो बिला वजह इसमें भी डेफिनेशन आ जाती है। आपको तो मुझे अच्छी खासी उलझन होती है कि अचानक से पढ़े थे डेफिनेशन आ गई। गुड्स डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कौन से बच्चों को क्या बता रहे हैं कि गुड्स कहते हैं किसी शय को, किसी बिकने वाले आइटम को, किसी प्रोडक्ट को। बाय रिटेलर दुकानदार किसे कहते हैं और होलसेलर किसे कहते हैं? दुकानदार वो जो चीजें इसलिए खरीदता है कि आगे कंज्यूमर को दे, और होलसेलर इसलिए खरीदता है कि वो रिटेलर को दे। यानी वो इसलिए खरीदता है कि किसी और को रीसेल के लिए दे, और ये इसलिए खरीदता है कि किसी और को रीसेल के लिए ना दे। तो ये डेफिनेशन है, मींस अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। और ये अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सेल देम टू एनी अदर पर्सन फॉर रीसेल। फिर मार्केट की भी डेफिनेशन करना शुरू करते थे कि मार्केट का मतलब है वो चीज जो जिधर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। वो प्रोडक्ट मार्केट भी हो सकती है, ज्योग्राफिक मार्केट भी हो सकती है। प्रोडक्ट का मतलब है मिलती जुलती जो चीजें हैं उनकी मार्केट को हम प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे। जी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये कंप्यूटर की मार्केट है। अब कंप्यूटर की मार्केट में यूएसबी भी तो मिलती ही है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से ज्योग्राफिक मार्केट क्या होती है? एक खास एरिया, जी लाहौर की मार्केट है, ये गुलबर्ग की मार्केट है, ये कराची की मार्केट है, ये पंजाब की मार्केट है। तो जब मार्केट को एरिया में बोलें तो ज्योग्राफिक मार्केट है, और जब प्रोडक्ट के हिसाब से बोलें तो प्रोडक्ट मार्केट है। इसकी डेफिनेशन भी ये वक्त होता तो डेफिनेशन के अंदर उतर के थोड़ी सी और बात करते, लेकिन कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
कंपटीशन कमीशन का मेन काम क्या है? चार चीजों को ये रोकता है, चार चीजों पे पाबंदी लगाता है। ये कहता है पाकिस्तान में कोई अपनी डोमिनेंट तगड़ी पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगा। ये कहता है कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो मना है, खबरदारी एग्रीमेंट नहीं करने। ये कहता है आपने धोखा देने वाली मार्केटिंग नहीं करनी, और ये कहता है आपने ऐसे मर्जर्स नहीं करने जिससे कंपटीशन कम हो जाए, यानी कि इस तरह के मर्जर्स जिससे दो तीन एंटिटीज जुड़े और वो एक अच्छा खासा नुकसान कर लें। अब इन चार चीजों में से तीन हमारे सिलेबस में, चौथा हमारे सिलेबस में नहीं है। ये फॉर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किए कि चार तरह की चीजें करते हैं। ये चौथा मर्जर से रिलेटेड रूल्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ उन्होंने इन तीन की एग्जांपल्स दी हैं। जहां एग्जांपल्स खत्म होती है वहां लॉ खत्म हो जाता है। ये तीन क्या चीजें? ताकतवर पोजीशन को मिसयूज नहीं करना। इसका क्या मतलब है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है वो प्रैक्टिसेस जो प्रिवेंट करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं या रिड्यूस कर देती हैं या खराब कर देती हैं कंपटीशन को रेलेवेंट मार्केट में। जब एक एंटिटी पावरफुल होती है और वो अपनी इस पावर को यूज करके मार्केट को खराब करे तो हम कहते हैं उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज किया। अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम भी नहीं था कि आपके पास कि बताए कि एग्जैक्टली कितनी पावर वाला डोमिनेंट कहलाता है। ओरिजिनल लॉ कहता है कि 40% किसी एक जोन में किसी एक इदारे के पास उस पूरी मार्केट का अगर 40% या उससे ऊपर है तो हम कहेंगे वो डोमिनेंट पोजीशन में है। जैसे वी कैन से एसबीआई कि अगर हम मार्केट का 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर सर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कहेंगे कि जी सीए की मार्केट में या कैफ के मार्केट में, पीआरसी की मार्केट में तो हम बेचारे बहुत ही गरीब गुरबाज हैं। अब ये भी मार्केट हो गया ना कि पीआरसी एक अलग मार्केट बन गई, कैफ एक अलग मार्केट बन गई। तो अगर कैफ की मार्केट में मोर देन 40% ऑफ द स्टूडेंट को सर्व कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि कैफ के अंदर हमारी डोमिनेंट मार्केट है। अब अगर हम डोमिनेंट होने के बाद जो है वो ऐसी जालिम पॉलिसीज लेके आए कि लोग बेचारे तड़पते रह जाए, हम कहेंगे नहीं अभी के अभी हमें आधे से ज्यादा फीस दोगे तो 3 महीने बाद एडमिशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, और बस अभी सीट ना रिजर्व करवाई तो बाद में पेपरों के बाद तो तबाह हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। या अगर ऐसे ना किया वैसे ना किया, अगर हम इस पोजीशन को मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस्तेहसाल करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं जी 25,000 फीस नहीं होनी चाहिए, फीस तो 40,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, 60,000 होनी चाहिए, और फिर सोचेंगे ठीक है जिनको हमसे पढ़ने का शौक है वो तो बहरहाल पढ़ते ही रहेंगे। तो इसका मतलब है हम अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं और हम कंपटीशन की परवाह नहीं कर रहे, हम अपनी ही दुनिया में बह रहे हैं। तो ये कहलाएगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिन एग्जांपल्स को आपने रट्टा मार लेना है। जल्दी जल्दी से अगर मैं देखूं तो अगर प्रोडक्शन को लिमिट कर दें, कहीं हमने से ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं करनी। एक कंपनी है वो 90% ऑफ द प्रोडक्ट बना रही है और वो कहे कि जी अब इस साल हमने 1000 से ज्यादा यूनिट बनाने ही नहीं। फर्ज करें एक कंपनी वो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली है और वो कंपनी कहे कि मैंने 500 से ज्यादा गाड़ियां बनानी ही नहीं, खरीदार है 15,000, तो आप बनाएंगे कितने? 500। तो सबके सब लड़ेंगे आपस में और कीमतें कहां चली जाएंगी? फुल ऊपर। इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड एंड सप्लाई वाली बात। तो अगर आप प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दें, सेल को रिड्यूस कर दें, अनरीजनेबल इंक्रीज कर दें, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करें बगैर जस्टिफिकेशन के। ये भाई एडमिशन लेने आए तो उनसे कहा 25,000, वो भाई आए उनसे कहा 40,000, फिर तुम चेहरे से अमीर आदमी लग रहे हो। अब ये भाई चेहरे से क्या गरीब आदमी लग रहे हैं, ये भाई चेहरे से एक नॉर्मल स्टूडेंट लग रहे हैं। और उसको देखा कि उसने जेब से मोबाइल निकाला, हमने कहा भाई अब तो इतना महंगा मोबाइल निकाला है, इससे 40,000 लेने हैं। तो अगर दो एक जैसे स्टूडेंट से हम बगैर किसी जस्टिफिकेशन के फीस चेंज कर रहे हैं, हाँ ये भाई से 20,000 कहा और वो भाई से 25,000 कहा, क्यों? ये ऑनलाइन में आए थे, वो फिजिकल में आए थे। अब एक जस्टिफिकेशन है कि हाँ भाई वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर बगैर जस्टिफिकेशन के अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेल कंडीशन लगा दें परचेज ऑफ अदर गुड्स के साथ। सर वो YouTube पे देखा था आपका लॉ का लेक्चर बड़ा अच्छा था, लॉ में एडमिशन लेना है, हमने कहा लॉ में अकेले एडमिशन मिलता ही नहीं, लॉ के साथ कम से कम आपको कॉस्ट उठाना पड़ेगा तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। कम से कम 2 पेपर उठाने पड़ेंगे, इस तरह की कोई गलत शर्त लगा दें। टाइन्स, क्या आप चीजों को लिंक कर दें आपस में। कई दफा आप इररिलेवेंट चीज से लिंक कर देते हैं जिसका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं होता। जैसे मैं अक्सर रेगुलर क्लास में एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें मेरी मिठाइयों की दुकान हो और जब आप फ्रंट ऑफिस में एडमिशन करने आए तो वो कहेंगे जी हम सिर्फ, सीटें कम है, हम सिर्फ उस बच्चों को एडमिशन करेंगे जो आबदी साहब की दुकान से 5 किलो मिठाई की जो टोकरा खरीदे हुए की रसीद ला के दिखाए। वो रसीद जो देगा हम उसको एडमिशन दे देंगे। अब वो मिठाई का इधर से ताल्लुक भी कोई नहीं, चलो कॉस्ट का फिर भी लॉ से ताल्लुक तो था कोई।
तो अगर इस तरह का इररिलेवेंट ताल्लुक हो तो वो भी उन्होंने मना कर दिया। कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, जो नेचर या अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूजेज का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग शर्तें रख देना। दो ऑनलाइन बच्चे हैं, दोनों के साथ इंस्टॉलमेंट तय होनी थी, एक को का तुम पूरे पैसे दो, दूसरे को तुम इंस्टॉलमेंट्स कर लो। तो लोग कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ये इस तरह से क्यों कर रहे हो। कंपेटिटर को मार्केट से बाहर निकाल दिया बहुत ही प्रेडेटरी प्राइसिंग करके। हम सोचें कि बच्चे तो हमसे पढ़ रहे हैं, एक काम करते हैं, एक गोमिना मार्केट साफ कर देते हैं, सेशन स्टार्ट हो और हम कहें 10,000 रुपए में लूट सेल। अब अगेन लूट सेल तो 5,000 में भी लगती है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसकी जहां डोमिनेंट पोजीशन होगी वहां वो 5,000 की लूट सेल लगा के दिखाए, उधर वो अच्छी फीस लेगा। तो होता ये है कि अगर आप जहां डोमिनेट कर रहे हैं, अगर आप वहां पे एकदम से इस तरह की लूट सेल लगा दें तो क्या होगा भाई। मोबलिंग जो है वो अचानक से कहते हैं कि जी 1 रुपए में पूरा दिन जितनी मर्जी अनलिमिटेड कॉल करो, तो नई कंपनी तो आ ही नहीं पाती, टेलीनॉर तो आने से पहले ही फौत हो जाती। प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है कि जिसमें आप अपने कंपेटिटर को मार्केट से निकाल देते हैं, इतनी वैशी प्राइसेस रख देते हैं कि सारे लोग सबको छोड़ के आपके पास आ जाते हैं। बाइकआउट कर दें आप, कुछ एंटिटीज को निकाल देंगे, नहीं जी हमने इनके साथ नहीं चलना, गवर्नमेंट से कहें अगर ये हैं तो हम अपना सेटअप क्लोज करके जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में मौजूद एक बड़ी कंपनी कहे कि मैंने अपना सेटअप क्लोज करना है, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट आपको रोके, अच्छा फिर इनको बंद करो। अब टोयोटा वाले कहेंगे ये क्या छोटी छोटी सी गाड़ियों वाली कंपनियां आज के रजिस्टर हो जाती हैं, आप इन्हें बंद करें, नहीं तो हम अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से क्लोज कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि टोयोटा एक बड़ा नाम है, ये क्लोज करेंगे तो बहुत बदनामी होगी और मुल्क को, तो हो सकता है एक नई कंपनी को वो लाइसेंस ही ना दें, वो बेचारी मेरिट पे भी हो, लेकिन चूंकि उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, ये एक्सक्लूड करवा दिया था डोमिनेंट पोजीशन वाले ने, ये वो रिफ्यूजल टू डील करते, वो कहे मैंने नहीं डील करना फलाना तरह के कस्टमर से, जैसे आईकेप ने किया कि हम एसीसी वालों को डील नहीं करेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं जी डील नहीं करना, तो अगेन ये वाले भाई एडमिशन लेने आए, हम कहते तुम्हें नहीं देंगे, पूरे जमाने को एडमिशन दे देंगे, तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। क्या मेरा कसूर क्या है, नहीं हमारा दिल है, हमारा इदारा है ना, नहीं तुम्हें एडमिशन नहीं देना। अब कोई लॉजिक हो, कोई रीजन हो, कोई जस्टिफिकेशन हो तो ठीक है, चाहे अपना इदारा हो, लेकिन गलत बात नहीं करनी, वो यहां इन्होंने कहा। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, इसमें और डोमिनेंट पोजीशन में फर्क क्या है। डोमिनेंट पोजीशन में एक इदारे की तगड़ी पोजीशन होती है और वो उसको फायदा उठाता है, इसमें 2-3 इदारे मिल के ऐसी पोजीशन बना लेते हैं अपने एग्रीमेंट के थ्रू जिससे मार्केट खराब करते हैं। तो याद रखना, उसमें एक पार्टी थी, इसमें 2 या 2 से ज्यादा मिलके एग्रीमेंट कर लेते हैं, और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इस सेक्शन के अगेंस्ट होगा वो वॉइड है। आप एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं सीसीपी से कि देखें जी जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं 2-3 लोग मिलके, ये अवाम के वसीदर मफाद में है। तो अगर लोग मिलके एग्री कर लेंगे शुगर इस प्राइस से कम नहीं बेचनी, फलाना इससे ज्यादा ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे नहीं करना, तो इसका मतलब है वो ऐसे एग्रीमेंट है जो मार्केट में कंपटीशन को खराब कर रहे हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जब प्राइस फिक्स कर दें या रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा दें, सारे सीए के कॉलेजेस मिलके कहें भाई 50,000 से कम किसी ने नहीं बेचना, तो बस सबके सब बाउंड हो जाएंगे जी। तो ऑनलाइन में फिक्स कर देंगे, यानी कि वही वाली बात है, अगर कॉलेजेस सारे मिल गए खुदा ना खास्ता और इन्होंने आपस में एग्री कर लिया कि भाई इतने हजार से नीचे कोई नहीं पढ़ाएगा, अभी क्या है बड़ा शदीद कंपटीशन। भाई मैंने आज से 20 साल पहले जितने रुपए देके पढ़ा उससे 5,000 रुपए इस वक्त ज्यादा देके कोई बंदा वही सब्जेक्ट ज्यादा क्वालिटी टीचर से पढ़ पा रहा है, ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज में। जब मैंने पढ़ा तो बगैर एसी वाले कमरे में पढ़ा, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के पढ़ा, इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले ही दिन सारे पैसे जमा कराने होते थे, ऑनलाइन की ऑप्शन सिरे से अवेलेबल नहीं होती थी। तो आज से 20 साल पहले मैंने 13-14 हजार रुपए दिए हैं कैफ की फिजिकल क्लास पढ़ने के, जो आज की डेट में ब्रांडेड तरीन जगह पे आपको 20 से 25 हजार की रेंज में मिल जाता है। और अगेन वही वाली बात है कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि हम 25 कह के और बाद में कहते थे यार है 25, वर्थ इसकी 25 की बनती है यार, तुम अच्छे लोगों 20,000 देके चलो वो करवा लो, टाइम से रजिस्टर हो जाना। तो कहीं ना कहीं बहाने से कुछ ना कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि मार्केट तो बहुत ऊपर ग्रो कर गई है। जिस वक्त उस कॉलेज ने मेरे से 13,000 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए, तो उन्होंने गुलबर्ग में एक बहुत बड़ा सेटअप था तकरीबन 4-4.5 कनाल का, वो बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए किराए पे ली हुई थी। इस वक्त हम 2 बिल्डिंग्स को मिला के देखें, कहानी 2 मिलियन से ऊपर चली जाती है।
पर मंथ। किराए बढ़ गए, बिजली बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, चीजें महंगी हो गई, लेकिन जो कीमतें हैं वो उतनी दुगनी तिगनी 4 गुना 5 गुना नहीं हुई। तो ये एक अच्छे कंपटीशन की वजह से आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई होती है कि कॉलेजेस आपस में एक दूसरे से प्राइस वॉर करते हैं, ताकि बच्चे को एक खास लेवल से ज्यादा प्राइस चार्ज ना हो। लेकिन जेन्युइन प्राइस की अगर बात करें तो 40,000 रुपए अगर लिया जा रहा हो पर सब्जेक्ट, तो वो गलत नहीं होगा जिस लेवल पे जितनी एफर्ट हो रही होती है। लो जी, लोगों के चेहरों पे परेशानी है, भाई हम 40,000 नहीं लेंगे, हम 25,000 की फीस दिखा के उस पर भी एकदम से मेरी वीडियो आ जाएगी कि अवाम के वसीदर मफाद में जो है ना, जो जल्दी एनरोलमेंट करा लेगा उसका 5,000 ऑफ, और जो है ना लूट सेल और इस तरह से करके। खैर इधर वापस आते हैं, वक्त कम हो मुकाबला सख्त। मार्केट को टेरिटरीज से डिफाइन कर लें, डिवाइड कर लें, कि आपस में डिवाइड कर लें कि भाई ये काम करो, उधर वाले तुम्हारे, इधर वाले हमारे, ये तुमने नहीं डील करने, वो हमने नहीं डील करने। पेप्सी कोक एक जमाने में इस तरह का काम करते थे, पूरे पूरे कस्बे डिफाइन कर लेते थे, उस कस्बे में आपने नहीं घुसना, वो कहते थे उस कस्बे में तुमने नहीं घुसना। तो कस्टमर को मिलेगा ही पेप्सी या कोक में से एक, तो बेशक 70 रुपए की बोतल हो। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेते हैं टेरिटरीज को, प्राइस फिक्स कर देते हैं, प्रोडक्शन फिक्स कर देते हैं, सेल की कंडीशन फिक्स कर देते हैं, किस तरीके से सर्विस देना है उस पर तय कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे पक्के हो जाते हैं। सारी गाड़ियों ने मिलकर अहद किया हुआ था, खबरदार कोई पाकिस्तान में मौजूद कंपनी इंटरनेशनल जो भी हमारा मॉडल आया है उसको लेटेस्ट मॉडल को पाकिस्तान नहीं लेके आना। कम से कम 4 साल 5 साल पुराना मॉडल होना चाहिए। तो दुनिया में जब वो गाड़ियां पिट जाती थी, खत्म हो जाती थी, उनके स्पेयर्स आना बंद हो जाते थे, तो वो वाली गाड़ियां और उनके स्पेयर पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान में वो रिफ्रेश हो जाती थी। तो इस वक्त हमारे यहाँ जो होंडा सिटी चल रही है वो तकरीबन दुनिया में आई थी 13 साल पहले। वो होंडा सिटी का मॉडल इस वक्त चल रहा है यहाँ। होंडाई ने इसमें बीच में बगावत की है, अचानक से साइड पे हो गया, उसने लेटेस्ट मॉडल अपना लॉन्च कर दिया यहाँ। अदरवाइज कंपनियां अपना बड़ा पुराना मॉडल जो दुनिया में पिट चुका होता है वो पाकिस्तान में लेके आते हैं। यारिस खत्म हो चुकी है दुनिया से और अब हमारे पास आ गई। खैर चलें, ये एक अलग चक्कर है। क्लूसिव टेंडरिंग कर लें, मिलजुल के आपस में बिडिंग कर लें कि भाई एक काम करते हैं, इस जगह पे एक दूसरे के साथ मिलके, गवर्नमेंट ने कहा जी हमें टेंडर दोगे, कितने पैसे में ये काम करके दोगे, सबने आपस में तय कर लिया कि 2 करोड़ से कम किसी ने कोट नहीं करना। जब गवर्नमेंट को सारे ही 2 करोड़ कोट करेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि शायद ये काम वाकई 2 करोड़ का है, तभी तो 15 के 15 लोगों ने हमें 2 करोड़ कोट किया है। डिफरेंट कंडीशन इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस के लिए लगा दें, ये पीछे भी हमने बात पढ़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट की कंक्लूजन को सप्लीमेंट्री कर दें किसी और चीज के साथ, ये बात भी हमने पढ़ी थी। तो अगर मिलजुल के कर रहे होंगे तो प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट कहलाएंगे। फाइनली वक्त का मुकाबला सख्त, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अगर एक कंपनी, इदारा, बिजनेस कुछ ऐसी झूठी मार्केटिंग करता है जिससे वो लोगों का शेयर अपनी तरफ तोड़ के ले आता है, तो इसको हम कहेंगे डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है आप फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जमा करा रहे हैं ताकि दूसरी अंडरटेकिंग के बारे में जो है ना लोगों में गलतफहमी क्रिएट हो। फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप कस्टमर्स को दे रहे हैं और उनको कोई बता नहीं रहे कि प्राइस क्या है, आप उन्हें कह रहे हैं सबसे सस्ती प्राइस। कितनी प्राइस है, कैसे मैयर होगी, वो नहीं बता रहे। आप कह रहे हैं बिजली का यूनिट जो है ना वो 42 रुपए का होगा, सीधा सीधा सा हिसाब है, और आप एंड पे जब बैठ के हिसाब करते हैं तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसमें वो नीलम झेलम का सरचार्ज, और उसमें जो है ना वो टेलीविजन की फीस और वो सब करके आप जब टोटल बिल को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो पता लगता है आपको तो 65 रुपए का पड़ा। उन्होंने कहा जी हम तो 42 रुपए का वो करते हैं। तो इस तरह के गलत क्लेम, अब है ही अकेला सप्लायर तो मोनोपोली करनी है उसने। फॉल्स मिसलीडिंग कंपैरिजन गुड्स के एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में आपने कहा सबसे बेहतरीन केक, सबसे बेहतरीन टॉफी, जिसका मतलब है कि बाकी सब थके हुए हैं और आपकी जो टॉफी है वो सबसे जबरदस्त है। तो गलत कंपैरिजन, पाकिस्तान की सबसे सस्ती कॉल, सबसे ज्यादा कुदरती दूध, ठीक है। अब वो ज्यादातर लोगों ने मिक्सिंग की हुई है केमिकल्स की, ठीक है, खालिद दूध, एक दूध का तो नाम ही असली है, मतलब उस ब्रांड का नाम ही है असली, और वो बहुत सस्ता होता है, जिसको देखते साथ ही ध्यान में आता है कि ये असली नहीं है। फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, किसी का निशान यूज कर लेना, किसी का मोनोग्राम यूज कर लेना। अपना एक लोकल सा कैफे बनाया, बर्गर शर्गर का एक बड़ा सा एम लगा दिया वो उस पे पोल पे, दूर से वो बच्चों ने गाड़ी के अंदर देखा, उन्होंने कहा जी वो एम लिखा है, उन्होंने अब्बा जी यहाँ पे जाए, हमने मैकडोनल्ड खाना है। अब एम पे पहुंचेंगे तो वो मकसूद बर्गर होगा। अब वो इस तरह के धोखे कि दूसरों का ट्रेडमार्क, निशान, डिजाइन या इस तरह को यूज करना,
उससे धोखा होता है और लॉ ने कहा है कि आपने धोखा नहीं देना। इन 3 की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन में वो बहरहाल असूलन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन वो जालिम लोग हैं, वो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज का टारगेट हमारा टफ था और खासतौर पे जुम्मे से भी जंग थी। तो अब आप लोगों ने घर जाके से पढ़ना है, समझना है। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लॉ में एंटर हो जाते हैं। ये समझ आया, ये जो सामने जी, इसका मतलब क्या है? सिंबॉलिकली जब एक बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, तो उसका सिंबल ये होता है कि एक बंदा जिसकी नाक, पुराने जमाने में एक करेक्टर होता था, कार्टून करेक्टर, वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक बढ़ जाती थी। तो अगर कभी शो करना हो ना एक बंदा झूठ बोल रहा हो सिंबॉलिकली, तो एक कार्टून एनिमेशन करेक्टर बताते हैं जिसकी नाक जरा ज्यादा बाहर निकली हुई हो। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये कागज के थ्रू झूठ बोल रहा है, ये अपनी मार्केटिंग, अपने कागज पे लिखे हुए जो अल्फाज हैं उनके थ्रू ये झूठ बोल रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह से सिंबल है। तो इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। आप इसकी तस्वीर खींच के चैट जीपीटी पे डाल के पूछ लिया करें, वो बता देगा। टाइम कम होता है तो इसलिए हम तस्वीरों को एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है जी।